हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ गए हैं जिसका नाम है हेल्थ रिस्क प्रिडिक्टर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा कि आप लोग अपनी कुछ डिटेल्स डालेंगे और डिटेल्स के बेसिस पे ये हमारा जो मॉडल है ये आपको प्रिडिक्शन करके देगा कि आपका जो रिस्क है, यानी कि जो आपका हेल्थ रिस्क है वो हाई है, लो है, कम है, आपको बीमार होने के चांस की ये प्रिडिक्शन करके देगा ये मॉडल। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मॉडल है सुपर वास्ट मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, यानी कि ऐसा मॉडल जिसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट दोनों देंगे और उन इनपुट आउटपुट के बेसिस पे हमारा मॉडल जो सीखेगा यानी कि लर्न करेगा और उसके बेसिस पे हमें प्रोटेक्शन करके देगा। इसे हम कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके अंदर आपको पांडास, नमपाई, स्ट्रीमलेट और जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज हैं जैसे कि scikit-learn, इन सभी का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग ये प्रोजेक्ट अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए और समय न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं कहता हूँ एमएल प्रोजेक्ट। आप लोग इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, वैसे मैं एमएल प्रोजेक्ट रखना वाले हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट यानी कि एमएल प्रोजेक्ट। अब इस फोल्डर को हम अपने वी एस कोड के अंदर खोलेंगे। तो यहाँ पर मेरा वी एस कोड है, इसको मैंने सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये फोल्डर्स यहाँ पर वी एस कोड के अंदर खुल गया। मैं बाकी जो कट कर देता हूँ, जैसे कि ये चैट कट कर देता हूँ और ये वेलकम पेज को कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है आप लोग देख सकते हैं मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के नाम का जो फोल्डर बनाया था वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अब इसके अंदर मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा जिसके अंदर लिख कर आ रहा है न्यू फाइल और यहाँ पर मैं एक जुपिटर की फाइल बनाऊंगा यानी कि .ipynb एक फाइल बनाऊंगा। तो उससे पहले मैं इसका नाम रख देता हूँ, फाइल का नाम मैं रख देता हूँ हेल्थ रिस्क प्रिडिक्टर, क्योंकि हम हेल्थ रिस्क को प्रिडिक्ट करने वाले हैं, इसलिए हमने इसका नाम हेल्थ रिस्क प्रिडिक्टर रख देता हूँ, प्रिडिक्ट। और इसके बाद मैं इसका एक्सटेंशन लगा देता हूँ .ipynb। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, ये हेल्थ रिस्क प्रेडिक्टर नाम लिखकर और .ipynb के एक्सटेंशन लगाएंगे तो यहाँ पर आपकी एक जुपिटर फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर ये कोड आप कोलैब पर कर रहे हैं, जो गूगल कोलैब होता है, अगर वो वहाँ पर ये कोड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सारे कोड सेम होंगे, यानी कि जो हम कोड लिखेंगे वो सब कुछ सेम होगा। बस मैं ये कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई सा भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है हेल्थ रिस्क प्रेडिक्टर नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है और इसके बाद मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा app.py। app.py क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम जो हमारा मॉडल होगा उसका एक इंटरफेस बनाएंगे। तो इसके लिए app.py, ताकि हमारा मॉडल दिखने में अच्छा लगे और लोगों को समझ में आ सके कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने दो फाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल प्रोजेक्ट के अंदर मैंने दो फाइल क्रिएट कर ली, एक app.py और एक है हेल्थ रिस्क डॉट प्रिडिक्ट। तो अभी के लिए हमें हेल्थ रिस्क डॉट प्रिडिक्ट वाली फाइल पर काम करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस कोड आइकन पर क्लिक करता हूँ और एक सेल ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आप वो क्लिक करेंगे यहाँ पर एक सेल ऐड हो गया है जिसके अंदर आप अपना जो है कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है। तो हम जो है पांडास की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके मैं लिखूंगा इंपोर्ट पांडास SPT। और जैसे मैं सिर्फ प्लस इंटर दबाऊंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आप लोग इसे पाइथन के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे पाइथन इन्वायरमेंट क्लिक करूंगा और यहाँ पर python.exel इन्वायरमेंट क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो जो मेरा कोड है वो रन हो जाएगा। तो पहले आप लोगों में ये पांडास की लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चाहिए। मेरी में इंस्टॉल है इसलिए मैंने सिर्फ इसको इम्पोर्ट किया है। तो इसके बाद मैं df नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर dt.readcsv। readcsv आप लोग जानते होंगे कि ये पांडास का जो है मेथड होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर लोकेशन पर पड़ी किसी फाइल की पाथ को, अगर लोकेशन को अगर यहाँ पर डालेंगे तो उस लोकेशन पे जाके उस फाइल को रीड करके यहाँ पर फेच कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ डेटा बैंक। इस डेटा बैंक फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर हमें सर्च करना होगा जिस डेटा सेट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे केस में जो हम यूज़ करने वाले हैं उस डेटा सेट का नाम है, कहाँ गया, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये रहा मेरा डेटा सेट, इसका नाम है सिंथेटिक हेल्थ डेटा। इस डेटा का जो लिंक है वो मैं आपको, यानी कि जो डेटा सेट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। तो मैं इसकी जो पाथ है उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एज पाथ, जैसे कि आप उससे जानते होंगे। और मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर वीएस कोड में जाके यहाँ पर सिंपल मैं इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने ये किया और इसमें शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो इट इज नॉट डिफाइंड। एक सेकंड, कोई आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर वाली जो लाइन है उसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो उसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ
और उसके बाद मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा। अभी थोड़ा वक्त लग रहा है इसमें, यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड चल रहे हैं, ये रन हो गई और इसके बाद मैं इसको भी एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एरर जो है हट जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने पांडास से लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया और उसके अंदर जो मेथड होता है pd.readcsv, उस मेथड का यूज़ करके हमने डेटा सेट को लोड किया इस df नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, df वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा। तो आप लोग ऐसे लिख रहे हैं df, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट df। तो जो हमारा डेटा फ्रेम है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपल df लिख देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी समझ में आता है। तो df लिखने से रोज एक कॉलम फॉर्म में डेटा आ जाता है। तो ये हमारा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब हमने इस डेटा सेट को यहाँ पर लोड कर लिया है। अब इस डेटा सेट को लोड करने के बाद थोड़ा सा हम इस डेटा सेट के बारे में समझ लेते हैं, ताकि हमें कुछ चीज़ें जो है आसान लगें और हमें आगे कठिनाइयाँ ना हो। तो इसके अंदर ये डेटा से डीएफ से मैंने डेटा को लोड किया है और इस डेटा सेट के अंदर आपको देख पाएंगे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, जैसे कि एज, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप आवर्स, स्ट्रेच, और इसके बाद उन कॉलम्स के बेसिस पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे एज है 56, डाइट है पुअर। तो यानी कि हम इसके अंदर कॉलम्स और उनके डिटेल्स दी गई हुई हैं। और ये जो डेटा सेट है ये इंडिविजुअल पर्सन का डेटा सेट है, यानी कि जो पर्सन है वो एक दिन उसकी एज कितनी है, उसका डाइट कैसा है, एक्सरसाइज हफ्ते में कितने टाइम करता है, कितने टाइम सोता है, यानी कि उसकी कुछ डिटेल्स दी गई हुई हैं। और उन डिटेल्स के बेसिस पे हमें बताना है कि जो हमारा पर्सन है उसका जो रिस्क लेवल है, यानी कि उसकी जो बीमारी है, उसका जो बीमारी की जो लेवल है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो इस डेटा सेट के अंदर इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल्स दी गई हुई हैं और उन डिटेल्स के बेसिस पे हमें ये पता लगाना है कि पर्सन का जो रिस्क लेवल है, यानी कि जो उसकी बीमार होने का लेवल है, वो हाई रहेगा या फिर कम रहेगा। अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है जैसे कि वो एल्कोहल को हाई कंज्यूम करता है, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेता है तो उसका जो रिस्क लेवल है, यानी कि जो बीमारी का लेवल है वो तो बढ़ने वाला है। तो वही हमें यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है कि जो पर्सन का लेवल कैसा होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा। और ये हमारे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हुए हैं, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमें ये प्रेडिक्ट करना रहेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मॉडल होता है जिसके अंदर हमें इनपुट डेटा और आउटपुट दोनों देना पड़ता है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, हम इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं और उन्हीं इनपुट और आउटपुट डेटा के बेसिस पे हमें जो है प्रेडिक्शन मिलती है, यानी कि जो हमें रिजल्ट मिलता है। ये हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कुछ यूज़ करते हैं इसके अंदर, और ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ऐसे ही काम करती है। तो आई होप आप लोग को पता होगा कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल क्या होते हैं। इतना तो आप लोग को पता होगा, तभी तो आप लोग इस वीडियो पर आए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ डेटा सेट, जो हमारा डेटा सेट है इसका सेव क्या है, डेटा सेट df.save। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे डेटा सेट के अंदर टोटल कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। तो इस डेटा सेट के अंदर आपको देख पाएंगे 4000 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे कॉलम्स हैं, उनकी जो वैल्यू नंबर्स में है वो 10 है और जो रोज हैं वो 4000 है। और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं df.info। इन्फो क्या करेगा, हमें जो हमारा डेटा सेट है उसकी इन्फॉर्मेशन को दे देगा, यानी एक समरी टाइप इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो इसके अंदर आप लोग देख पाएंगे 4000 एंट्रीज हैं, एंट्रीज यानी कि रोज, रोज को हम एंट्रीज ही बोलते हैं, 2 399, ठीक है। और इसके बाद टोटल कॉलम्स हैं 10 और इसके अंदर जो नल काउंट है वो है 4, यानी कि किसी भी कॉलम के अंदर जो नल वैल्यूज हैं वो अवेलेबल नहीं है। और का जो डेटा टाइप है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, जब भी आगे आपको और समझ में आएगा। तो इसके अंदर टोटल एक फ्लोट डेटा टाइप है, 3 इंट डेटा टाइप कॉलम है और 6 ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के कॉलम्स हैं। तो यहाँ तक मैंने अपने डेटा सेट का जो शेप है वो निकाल लिया है और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। तो हम चेक करते हैं कि डेटा सेट के अंदर हमारे कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं। वैसे हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कॉलम वाइज चेक करते हैं कि हमारे डेटा सेट के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं और या फिर कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अगर मिसिंग वैल्यूज़ होंगी तो वो हमें हैंडल करना होगा। तो df.sn.sum ये कॉलम वाइज हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट के अंदर कॉलम वाइज मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं। तो ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ अवेलेबल। और इसी के साथ मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करूँगा, df.duplicate और डॉट सम कर दूँगा। अगर डुप्लीकेट वैल्यू होंगी तो उनको भी हमें हैंडल करना होगा। लेकिन इस डेटा सेट के अंदर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं है, यानी कि इस डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यूज़ दोनों नहीं है, यानी कि डेटा सेट हमारा काफ़ी हद तक क्लीन है। तो यहाँ पर मैं df डॉट सेट करता हूँ
और मैं आपको बता देता हूँ कि इस डेटा सेट के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस चीज़ को हमें सॉल्व करना होगा। तो वीएफ डॉट हेड मैंने किया और इसके अंदर से हेड आप लोग जानते होंगे ऊपर की जो है 5 रोज़ को प्रिंट कर देता है। ऊपर से जो 5 रोज़ होंगी यानी 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर की 5 रो जो है प्रेज़ेंट कर देता है डीएफ डॉट हेड। तो हमें ऊपर की 5 रोज़ दिख रही हैं। इसके अंदर एज कॉलम है, इसका डेटा टाइप हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसका डेटा टाइप इंटीजर था। और डाइट, जो डाइट कॉलम है इसका जो डेटा टाइप है आप लोग देख सकते पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं स्ट्रिंग में लिखी हुई हैं, एवरेज, वुड। तो ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो स्ट्रिंग में लिखी हुई हैं। तो हमें इस कॉलम पर काम करना होगा। इसके अलावा मैं और चेक कर लेता हूँ ऐसे कितनी कॉलम्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होगा। और एक्सरसाइज डेज, इसके अंदर भी हमें निम्न वैल्यूज में ही डेटा है पड़ा हुआ है, इस पर ये भी ठीक है। और स्लीप आवर ये भी ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉलम पर भी काम करना होगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज पड़ी हुई हैं, हमें इनको कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक वैल्यूज में। और इसके बाद बीएमआई है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग में भी काम करना होगा। फिर इसके बाद अल्कोहल है, फिर फैमिली हिस्ट्री और रिस्क लेवल है। ये जो रिस्क लेवल है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि ये हमारा इनको आउटपुट डेटा होगा, वो आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें देख लिया है कि हमारे डेटा सेट के अंदर कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, तो हमें उन्हें यूनिट पे कन्वर्ट करना होगा। तो एक बार मैं फिर से डीएफ डॉट इन्फो कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ वैसे कौन से कॉलम है इनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 6 कॉलम ऐसे हैं जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे रिस्क लेवल हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, स्मोकिंग, अल्कोहल, और ये ऊपर एक टाइप। तो ये 6 कॉलम, टोटल 6 कॉलम है जिनका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को पहले कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक में। तो चलिए हम वन बाय वन कॉलम्स को पकड़ते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉलम है एज कॉलम को पकड़ते हैं और इस पर हम जो है अपना काम करते हैं कि पीएफ, और इसके अंदर मैं एज कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके अंदर हमें चेक करना होगा कि एज, हमें जो डेटा सेट के अंदर मैक्सिमम एज के कितने लोग हैं। तो अगर हम मैक्स डालेंगे तो यहाँ पर बताएगा स्टेटस के अंदर जो मैक्स एज है वो 80 है, यानी कि 80 एज से ज़्यादा के जो भी पर्सन है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। अगर मिनिमम एज भी निकालें तो जो मिनिमम एज है वो है 18, मतलब इस डेटा सेट के अंदर 18 और 80 के बीच के पर्सन अवेलेबल हैं, उनकी एज 18 से ज़्यादा है और 80 से कम है। तो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए निकाला है, ये मिन और मैक्स इसलिए निकाला है, ये आगे हमें उसमें काम आएगा जब हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे, यानी कि जब ऐप डॉट टी पे काम करेंगे ये वहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम एज निकाल दिया कि इस डेटा सेट के अंदर मैक्सिमम एज कितनी है। और इसके अलावा मैं इसी तरह मैं डाइट पर काम करता हूँ। इसका जो दूसरा कॉलम है डाइट, डाइट पे हम देखते हैं क्या क्या हमें करना होगा। तो सबसे पहले हम बी एफ और इस पर लगा देता हूँ डाइट और डॉट वैल्यू काउंट्स। वैल्यू कम्स क्या करेगा, इस डेटा से इस डाइट कॉलम के अंदर जितनी भी कैटेगरीज होंगी उनको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैं इसको उल्टा करूंगा तो इस डाइट कॉलम के अंदर जो एवरेज डाइट करने वाले लोग हैं वो 1987 है, और जो पुअर डाइट करने वाले लोग हैं वो हैं 1216, और जो गुड यानी कि जो गुड डाइट करने वाले लोग हैं वो हैं 797। तो सबसे ज़्यादा एवरेज यानी कि ऐसे डाइट करने वाले लोग हैं 1987 जो सबसे एवरेज डाइट करते हैं। तो अगर आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम डी एफ डॉट ए मैक्स या फिर डी एफ डाइट डॉट वैल्यू काउंट्स ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी कॉलम के अंदर, यानी कि हम इंडिविजुअल कॉलम के अंदर, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इस एज कॉलम के अंदर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ी। और इसी तरह मैंने वैल्यू काउंट्स लगाया डाइट कॉलम के ऊपर, इसके अंदर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ी। अगर कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ होती है जो कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को अफेक्ट करेगी तो उसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इसके अंदर हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है जो कि हमारे मॉडल को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ठीक है, एवरेज कॉलम भी सॉरी जो डाइट कॉलम है वो भी ठीक है। इसके बाद हमारा कॉलम है एक्सरसाइज डेज कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम डी एफ के अंदर सिलेक्ट करते हैं एक्सरसाइज कॉलम, एक्सरसाइज जो डेज कॉलम था उसको सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं हम डॉट मैक्स, क्योंकि हमें पता है कि एक हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं। तो इस पर चेक हो जाएगा कि अगर कोई वैल्यूज़ गलत होगी तो इससे यहाँ पर बता देगा। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो यहाँ पर मैंने मैक्स लगा दिया। अगर 7 से ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब जो है हमारी कॉलम है एक्सरसाइज डेज वाला, उस पर हमें काम करना होगा। देखते हैं सिर्फ 7 आया, यानी कि जो मैक्सिमम डेज हैं वो 7 है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे एक वीक में सिर्फ 7 डेज ही होते हैं। इसी तरह मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम डी एफ और एक्सरसाइज डेज डॉट मिनिमम, मिनिमम हमें 0 आना चाहिए। तो मिनिमम देख लेते हैं,
यहाँ पर जो आ रहा है मतलब ये हमारा जो एक्सरसाइज डेज वाला कॉलम है वो भी सही है। तो 7 और 0 यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उस हिसाब से इसमें 7 दिन है। और यहाँ पर यहाँ पर डेज में जो है 7 डेज हैं, और 7 डेज में कितने दिन लोग एक्सरसाइज करते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि ये 56 एज वाला जो बंदा है वो 7 दिन में सिर्फ 3 बार एक्सरसाइज करता है, और ये 69 एज का जो बंदा है वो 7 दिनों में सिर्फ 2 बार एक्सरसाइज करता है, और ये 46 एज का जो बंदा है वो 7 के सातों दिनों एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि जो हमारा जो एक्सरसाइज टेस्ट का जो मैक्सिमम वाइडो है 7 है, और जो मिनिमम वाइडो है वो 0 है। तो ये कॉलम भी हमारा सही है। इसके बाद हम चेक करते हैं डी एफ स्लीप आवर्स। तो जो हमारा स्लीप आवर्स का प्रॉब्लम था मैं उसको चेक कर लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने डी एफ स्लीप आवर्स पर मैक्स को लगाया है और इसमें इंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 12 आवर्स जो मैक्सिमम यानी कि 24 घंटे में जो मैक्सिमम पर्सन है वो 12 घंटे मैक्सिमम सोते हैं। और उसका जो इसका मिनिमम ये देख लेते हैं कि मिनिमम कितने घंटे सोता है कोई एक पर्सन। स्लीप आवर्स डॉट मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम 3 घंटे यानी कि 24 घंटे में से अगर कोई बंदा स्टेटस के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो मैक्सिमम 12 घंटे सोता है और जो मिनिमम 3 घंटे तक सोता है, यानी कि 12 और 3 घंटे की वैल्यूज इसके अंदर इस स्टेटस के अंदर पड़ी हुई हैं। तो आपने देखा कि हम इस तरीके से अपने पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके अंदर वैल्यू काउंट या फिर मैक्स मिन वैल्यू लगा के यानी कि मेथड्स लगा के हम उसमें चेक कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो हमें ऐसे तो इस डेटा सेट के ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया है, तो हमें पता है इन डेटा सेट के अंदर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बार डी एफ डॉट हेड कर लेता हूँ, तो हमें ऊपर जाना पड़ता है बार बार डी एफ हेड। तो हमें लगभग सारे कॉलम्स हमारे सही हैं, लेकिन जो हमारे इस डेटा सेट के अंदर प्रॉब्लम है वो सिर्फ कैटेगरिकल वैल्यूज पर ही प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारा डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट है उनको सिर्फ न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है, बाकी जो हमारा डेटा सेट है वो बिल्कुल सही है। तो हमें सिर्फ वही चेंज करना है, बाकी का सब कुछ सही है। तो इस पर मैंने आपको बताया हुआ कि मैंने इस पर काम पहले कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। आप लोग लेकिन आप लोग इस पर चाहते ऐसे ही चेक करना, मिन और मैक्स वैल्यू काउंट्स लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं। मुझे पता है तो मैं चेक या नहीं करूँगा, आप लोग करना। तो उसके बाद मैं सिंपल्स में क्या करता हूँ, वैसे डेटा सेट बिल्कुल सही है, आप लोग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा मेन स्टेप है हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कैटेगरिकल वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर सिर्फ कैटेगरिकल वैल्यूज होंगी। यहाँ पर मैंने एक कैटेगरिकल कॉलम नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, और इसके अंदर उन सभी वैल्यूज को यानी कि उन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनकी जिनके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। जैसे कि डाइट कॉलम, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग में हैं, और ये स्ट्रेच इसके अंदर भी स्ट्रिंग में है। यानी कि बेसिकली हमें उन कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा इनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमारा कॉलम है डाइट, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ फटाफट में, कॉपी, और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद जो हमारा सेकंड कॉलम होगा वो होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस कॉलम को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद थर्ड कॉलम है हमारा स्मोकिंग, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो येस और नो के फॉर्म में है। इसका मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। उसके साथ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एल्कोहल। इसके अंदर भी लो हाई के फॉर्म में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, इसको मैंने सेट कर लिया। फिर ये कौन सा कॉलम बचता है हमारे पास, फैमिली हिस्ट्री और रिस्क लेवल। तो फैमिली हिस्ट्री कॉपी करते हैं, से पेस्ट, और उसके बाद रिस्क लेवल, और इस रिस्क लेवल को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक कैटेगरिकल कॉल नाम से एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल के अंदर हमने जितने भी ऐसे कॉलम्स हैं जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट था, इन सभी डेटा टाइप को हमने यहाँ पर यानी कि उन सभी कॉलम्स को हमने इस लिस्ट के फॉर्म में पास कर दिया इस कैटेगरिकल कॉलम के अंदर। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इन सभी कॉलम्स को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो अब हम इन सभी कॉलम्स को हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल कॉलम्स के अंदर। जैसे कि राइट कॉलम के अंदर आप देखते हैं पुअर, एवरेज, गुड, गुड। तो इनको हमें नंबर्स में असाइन करना होगा। पुअर को हम असाइन कर देंगे कोई सा भी नंबर, या मान लेते हैं 0 असाइन कर दिया। एवरेज को भी कोई कोई नंबर असाइन कर देंगे, मान लेते हैं 1 असाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी जो कॉलम है वो इनकोड हो जाएंगे। आप लोग इनकोडिंग इनकोडिंग टेक्निक आपको पता होगी, इनकोडिंग टेक्निक क्या होती है। तो बेसिकली हमें वही करना है, इनको इनकोड करना है। तो हमें नंबर्स में इनको इनकोड करना है ताकि हमारा जो मॉडल है वो समझ पाए और जो ऊपर काम कर पाए। तो हमने इस सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर इस कैटेगरी पे कॉलम नाम के वेरिएबल के अंदर रख लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं
एक लाइब्रेरी पॉइंट सॉरी फ्रॉम एसक्यूएल यानी कि जो एसक्यूएल लाइब्रेरी है वहाँ से हमें इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे क्या, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे लेबल इनकोडर, क्योंकि इसके ऊपर हम लेबल इनकोडर लगाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेबल इनकोडर को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इनकोडिंग टेक्निक कई सारी होती हैं, जैसे लेबल इनकोडर हो गई, वन हॉट इनकोडिंग हो गई, ऑर्डिनल इनकोडिंग हो गई। तो यहाँ पर हम सिर्फ लेबल इनकोडर को क्यों ही परफॉर्म कर रहे हैं, हम चाहते तो वन हॉट इनकोडिंग या फिर ऑर्डिनल इनकोडिंग को परफॉर्म कर सकते थे। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप लोग देखेंगे इस डाइट कॉलम को, तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वो जो यानी जो कैटेगरीज हैं, वो लगभग 2 या 3 ही हैं, यानी कि पुअर एक कैटेगरी हो गई, एक एवरेज और एक गुड, 3 ही कैटेगरीज हैं। और इसी तरह अगर आप स्ट्रेस में देखेंगे, इसके अंदर भी लगभग 3 ही कैटेगरीज हैं, लो, हाई और मीडियम। और स्मोकिंग के अंदर 2 ही कैटेगरीज हैं, नो, यस, और एल्कोहल के अंदर भी 2 ही हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर लेबलिंग पाउडर को यूज़ किया है, क्योंकि लेबलिंग पाउडर क्या करता है, अगर आपके कॉलम के अंदर मिनिमम कैटेगरीज होती हैं, यानी 2 या 3 से ज़्यादा कैटेगरीज अगर नहीं होती हैं, उस केस में हम लेबलिंग पाउडर को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लेबलिंग पाउडर को यूज़ किया है। तो हम इसको बार रन कर देते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक इनकोडर्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, इनकोडर्स। तो इसके अंदर ये हम एक डिक्शनरी पास कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इनकोडर नाम से एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी पास कर दिया। इस डिक्शनरी में क्या होगा, इस डिक्शनरी में हमारा भी डेटा आएगा, तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपल सा रन कर देता। तो हमें करना क्या होगा, हमें 1 बाई 1 इन सभी कॉलम्स को हमें कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हमारा जो कॉलम है डाइट, फिर इसके बाद स्ट्रेस, स्मोकिंग, तो 1 बाई 1 इन सभी कॉलम को कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आप सिंपल सा सिलेक्ट करके एक सिंगल कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर लूप, क्योंकि ये रिपीटेटिव काम है और आपको पता होगा जो फॉर लूप यूज़ होता है वो रिपीटेटिव काम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर काम रिपीट हो रहा है बार बार, इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे फॉर लूप। तो फॉर आई क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल होगा इन, और ये जाएगा इसके अंदर कैटेगरिकल जो कॉलम मैंने बनाया है इसके अंदर जाएगा, यानी कि जो आई है हमारा इस कैटेगरिकल कॉलम के वेरिएबल के अंदर जाएगा। और इस कैटेगरिकल कॉलम वेरिएबल के अंदर क्या है, डाइट, स्ट्रेस, यानी कि हमारे कॉलम्स हैं, उसके अंदर जाएगा। और इसके बाद एली इक्वल टू लेबल इनकोडर, ये हमने लेबल इनकोडर यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा इन। फिर इसके बाद ef और आई इक्वल्स टू एली डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म df और आई इसको को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इतना करने के बाद उन वैल्यूज को कहाँ पे डाल देगा, इनकोडर्स ऑफ आई इक्वल टू ए। और मैं आपको समझाता हूँ ये कोड क्या करेगा। मैं वो इसको पहले रन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस कोड को रन किया, वैसे हमारे जितने भी कॉलम्स थे यानी जितने भी कैटेगरिकल कॉलम्स थे वो इनकोड हो गए होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, df डॉट एड, और उसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा डाइट कैटेगरी का कॉलम था ऊपर आप लोग देख पाएंगे, डाइट के अंदर पुअर और एवरेज में वैल्यूज लिखकर आ रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 2 0 0 1 और इसी तरह हमारा जो भी कॉलम्स था स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, उन सभी के अंदर वो स्ट्रिंग वैल्यू सेट गए हैं और उनकी जगह पे कुछ नंबर्स लिखकर आ रहे हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ इस कोड ने किया क्या है। इस कोड ने किया ये है कि सबसे पहले हमने स्केलर से मैंने स्केलर प्रीपोजिशन से मैंने इंपोर्ट किया लेबल इनकोडर को। लेबल इनकोडर को मैंने क्यों इंपोर्ट किया ये मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। फिर इसके बाद मैंने की होल्डर नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने एक डिक्शनरी पास कर दूँ। फिर फिर मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने एक लूप लगाया फॉर आई इन कैटेगरिकल कॉलम, मतलब आई जो है हमारा ये जाएगा कहाँ पे जाएगा, ये कैटेगरिकल कॉलम के अंदर जाएगा, यानी कि इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर जाके क्या करेगा, यदि इक्वल टू लेबल इनकोडर। तो मैंने यहाँ पर पहले लेबल इनकोडर का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। फिर इसके बाद df आई, df के अंदर क्या है हमारा डेटा सेट, और डेटा सेट के अंदर आई जाएगा। आई मतलब हमारा ये जाएगा डाइट, पहले एक बार डाइट जाएगा, फिर एल आई उसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर देगा। फिर इसके बाद स्ट्रेस कॉलम जाएगा, फिर उसको फिर एंड ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ऐसे लूप ही चलता रहेगा जब तक यहाँ पर रिस्क लेवल तक नहीं पहुँच जाएगा। इतना करने के बाद इनकोडर्स ऑफ आई, जो इनकोडर्स ऑफ आई के ऊपर मतलब इनकोडर्स ऑफ आई के इंडेक्स पे ये एल आई को भेज देगा। ये हमारा लेवल इनकोडर किया है मैंने, एल ई को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करके वैल्यूज को भेज देगा। जब क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करके भेज देगा तो हमारे यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि जो हमारा डेटा सेट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं इस पर इसका df डॉट इन्फो निकालूँ
और मैं आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर कोई भी ऐसे कॉलम्स नहीं है जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हो, सभी इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में सभी कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप डेटा टाइप देखेंगे तो इसमें कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं दिखेगा। तो इतना करने से हुआ ये है कि हमारा जितना भी डेटा सेट के अंदर वैल्यूज़ थी, स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी, वो सभी कन्वर्ट हो गई हैं और हमारा डेटा सेट रेडी टू यूज़ हो गया है फॉर मशीन लर्निंग मॉडल। तो यहाँ तक हमने डेटा सेट का जो भी प्री प्रोसेसिंग का काम था वो कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अगर आपको कोई डेटा सेट मिलता है तो सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट उसको मशीन लर्निंग मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पहले उस डेटा सेट को आपको क्लीन करना होगा, उसके अंदर से मिसिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़, वेरिएंस, आउटलायर्स ये सब डिटेक्ट करना पड़ता है, उन सबको पहले क्लीन करना पड़ता है। जब वो डेटा सेट एक बार क्लीन हो जाता है तब हमें आगे की चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो इस तरीके से मैंने डेटा सेट को यहाँ पर मैंने पहले क्लीन कर लिया है। तब ये डेटा सेट हमारा बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन है और मॉडल के लिए रेडी है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन, और इससे अब तो ये जो हमारा क्लीन डेटा सेट है अब इसको हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में तोड़ेंगे। हम मॉडल स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन, इसके बाद सिलेक्ट इंपोर्ट करेंगे हम ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट। अब जो हमारा क्लीन डेटा सेट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक्स और वाई। एक्स और वाई में क्यों डिवाइड करेंगे ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, क्योंकि उसको मैंने आपको कई बार बताया है। और अगर आपको नहीं पता है एक्स और वाई में क्यों डिवाइड करेंगे तो आप लोग चैनल, मेरे चैनल पर उसके अंदर एक वीडियो पड़ा होगा, आप लोग वहाँ पे देख पाएंगे, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना, कहीं पर भी सर्च कर लेना, आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड। तो मैंने डेटा सेट को दो पार्ट में खोलना होगा, एक्स और इसके बाद वाई। सबसे पहले एक्स के अंदर हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट ड्रॉप, और इसके अंदर कौन से कॉलम को ड्रॉप करना होगा, हमें ड्रॉप करना होगा रिस्क लेवल कॉलम को। तो जो हमारा रिस्क लेवल कॉलम है इसको मैं कॉपी कर लेता ताकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद वाई के अंदर डी एफ, और इसके अंदर हमें रिस्क वाले कॉलम को रखना होगा, यानी कि हमने एक्स 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 के अंदर ऐसे कॉलम्स रखे हैं जिनके अंदर रिस्क लेवल कॉलम नहीं है, और वाई के अंदर हमने सिर्फ रिस्क लेवल कॉलम को ही रखा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैं अभी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, आप लोग वहाँ पे समझ पाएंगे। हमने एक्स और वाई पार्ट में डेटा सेट को तोड़ दिया, प्रिंट एक्स डॉट कॉलम्स। जब मैं प्रिंट एक्स डॉट कॉलम करूँगा तो आप लोग देख पाएंगे इसके अंदर आपको सारे कॉलम मिलेंगे, पर ये रिस्क लेवल वाला कॉलम जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसी ये हमारा बेसिकली ये हमारा आउटकम वेरिएबल है, जहाँ पे हमें वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे। और वाई के अंदर अगर आप आपको प्रिंट करें वाई डॉट नेम, तो आपको देख पाएंगे कि वाई के अंदर रिस्क लेवल वाला जो कॉलम है वो अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो मैंने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्स और वाई। अब हमने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अब हमें क्या करना होगा, फ्रॉम स्केलर हमें इंपोर्ट करना होगा एक मॉडल, फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल के अंदर हमें क्या क्या आते हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके अंदर कौन सा मॉडल को यूज़ करने वाले हैं, मतलब कौन से एल्गोरिथम का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले यहाँ पर लीनियर मॉडल में, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे लॉजिस्टिक, एक सेकेंड, फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल इंपोर्ट करेंगे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आप लोग हमें बताना कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम यहाँ पर क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहते तो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन या फिर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बहुत सी एल्गोरिथम है, या फिर रैंडम फॉरेस्ट, KNN, SVM, उनको भी इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों इंपोर्ट किया आप लोग बताना। तो मैंने यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर यूज़ किया है। तो अगर आप लोग देखें जो हमारा डेटा सेट है इसके अंदर जो रिस्क लेवल है ये हमारा एम कॉलम है, ये हमारा टारगेट कॉलम है। इसके अंदर जो वैल्यूज अगर आपको देखेंगे तो कैटेगरीज के फॉर्म में 0, 2 और 1, यानी 0, 1 यानी कैटेगरीज के फॉर्म में। और जब जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है अगर वो कैटेगरीज के फॉर्म में होता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अब समझ गए होंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों यूज़ किया है, उसका मैं रैम कर देता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ मॉडल, मैं भी वेरिएबल बनाता हूँ मॉडल, और उसके अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एज अ इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अब इस मॉडल के अंदर फिट एंड परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा मॉडल बिल्कुल जो है रेडी हो जाए काम करने के लिए। मॉडल डॉट फिट एक्सट्रैक्ट। अभी यहाँ पर मैंने एक चीज़ करना भूल गया, यहाँ पर मैंने डेटा सेट को डिवाइड तो कर लिया था एक्स और वाई में, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ को करना होगा। तो यहाँ पर हमने डेटा सेट को एक्स और वाई में डिवाइड तो कर लिया था,
लेकिन हमने इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में अभी डिवाइड नहीं किया था, यानी कि जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया था मॉडल से टेन टेस्ट स्प्लिट, इसका हमने यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड नाम टाइप वेरिएबल मान लेता हूँ, स्ट्रेंथ एक्स टेस्ट वाई थ्री कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और स्पिनर एक्स कॉमा वाई, जो हमारा डेटा सेट जो हमने तो पार्ट में डिवाइड किया था उसको पास कर देंगे। तो जो टेस्ट साइज रहेगा वो रहेगा 0.2 यानी कि 20%, और जो रैंडम स्टेट वो रहेगा 42। क्या करने के बाद इसको रन कर देंगे तो हमारा जो डेटा सेट है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। फिर से पहले वो एक्स और वाई में डिवाइड हुआ है, फिर इसके बाद ट्रेन टेस्ट इस मिनट से उसको फिर मैंने डिवाइड कर दिया है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। 20% हमारा डेटा टेस्टिंग में जाएगा और 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग के लिए जाएगा, क्योंकि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है। इसके अंदर हमारा जो इनपुट और आउटपुट दोनों का यूज़ करते हैं तब हमारा प्रिडिक्शन होता है। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर मॉडल डॉट ट्रांसफिगरेशन, और या यहाँ पर हम लिखते हैं मॉडल डॉट फिट, और इसके अंदर एक्सटेंड कॉमा वाई ट्रेन, और इसको रन कर देते हैं। तो ये हमारा मॉडल जो है बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमारा मॉडल बनकर रेडी तो हो गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा मॉडल हमने जो ये मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है इसकी जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी है वो कैसी है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम स्केलर, इसके बाद डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। इससे क्या पता चला कि हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी स्कोर है, यानी कि हमारा मॉडल जो है कितना परसेंट सही प्रिडिक्शन करेगा और कितने परसेंट रॉन्ग प्रिडिक्शन करेगा, ये यहाँ पता चलेगा एक्यूरेसी स्कोर से। अगर एक्यूरेसी स्कोर हमारी 100 के आसपास 100 आती है तो हमारा मॉडल बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, मतलब एक भी प्रिडिक्शन गलत नहीं देगा। लेकिन अगर 100 से कम आती है तो हमारा मॉडल प्रिडिक्शन गलत ही दे सकता है। तो हम चेक करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी स्कोर कितनी है। तो उसको चेक करने के लिए पहले मैं एक वाई रेड नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट ये पास कर देता हूँ और उसमें रन कर देता हूँ। फिर इसके बाद एडब्ल्यूसी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर एडब्ल्यूसी एक्यूरेसी स्कोर जो मैंने यहाँ पर इनपुट किया है उसको पास कर देता हूँ, और इसके अंदर वाई थ्रेड जो मैंने वेरिएबल बना था उसको पास करूँगा, और इसके बाद वाई टेस्ट उसको मैं रन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं प्रिंट करते रहता हूँ कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी स्कोर कितना है। प्रिंट एक्यूरेसी स्कोर ऑफ योर मॉडल, और यहाँ पर आप हमारा आके पास कर देंगे ए डबल सी, रन करते हैं तो हमारे मॉडल की आप लोग देख सकते हैं जो एक्यूरेसी स्कोर है वो 0.85, यानी कि सिर्फ 85% हमारा जो मॉडल है एक्यूरेट प्रेडिक्शन करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी स्कोर है वो काफ़ी कम है, यानी कि सिर्फ 85% हम ये सही प्रेडिक्शन कर पाएगा। तो उसकी एक्यूरेसी कम होने का रीज़न हो सकता है कि हमारे डेटा सेट के अंदर जो हमारा डेटा है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इस डेटा सेट के अंदर आप लोग देख पाएंगे सिर्फ 4000 ही डेटा था। अगर आप यहीं केस की जगह पे 10,000 या 20,000 रोज का डेटा होता है फिर से ज़्यादा हो तो इसकी जो एक्यूरेसी स्कोर है वो काफ़ी बढ़ सकता था, लेकिन डेटा सेट इसके अंदर कम है तो इसलिए इसका एक्यूरेसी स्कोर कम आया है। लेकिन फिर भी हम इसकी एक्यूरेसी स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी जगह पे ये हमने यहाँ पर यूज़ किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को हमने यहाँ पर यूज़ किया था। अगर हम इसकी जगह पे कोई और मॉडल को इंक्लूड करते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी स्कोर कितना आती है, तो अगर हम यहाँ पे एसकेएलएम डॉट और इन सिंबल मॉडल को सेट करेंगे, जिसमें से इनपुट करेंगे हम रैंडम फॉरेस्ट विथ थ्रेशर, सॉरी रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। हम यहाँ पर इस मॉडल का यूज़ करेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या इसकी एक्यूरेसी स्कोर हाई आती है। अगर हाई आती है तो इसी मॉडल को रखूँगा और इस मॉडल को हटा दूँगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मॉडल इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर और इसके नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स रहेंगे 100, और जो रैंडम स्टेट रहेगा वो रहेगा 42। तो हमने यहाँ पर दो मॉडल को इंक्लूड किए, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। हम इन दोनों के साथ कंपैरिजन करेंगे।
तो इससे आपको एक आइडिया हो जाए कि मॉडल अगर अगर हमारे मॉडल की एक्यूरेसी उसको कम आती है तो हम कोई और मॉडल को उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं और बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी। हम इसको कमेंट कर देते हैं, ये हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ कि हम सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके बाद हम रन आउट कर देते हैं और देखते हैं इस बार एक्यूरेसी स्कोर क्या आती है। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी स्कोर 96 के आसपास आ गई, यानी कि 96% एक्यूरेसी स्कोर आ गया है। पहले जो इसका स्कोर था कितना था, वो 85 था। तो तब वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब मैंने मॉडल को यूज़ किया था, ये वाला मॉडल कहाँ गया, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला यूज़ किया था, उसके अंदर जो एक्यूरेसी आ रही थी वो कम आ रही थी। लेकिन हमने इस बार यूज़ किया रैंडम फॉरेस्ट क्लास का कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो एल्गोरिदम है, यानी कि जो मॉडल है, वो थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ रहा है इस रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के आगे, जो कि एक जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मॉडल है, ये काफ़ी एडवांस मॉडल है और काफ़ी अच्छे से अपने आप को ट्रेन करता है। लेकिन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो थोड़ा-सा बेसिक मॉडल है, तो इसलिए यहाँ पर के इसकी जो एक्यूरेसी स्कोर थी वो कम आ रही थी। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी स्कोर काफ़ी बढ़ गई है। तो हम इसी मॉडल को रखेंगे, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हटा देंगे। तो यहाँ तक हमने अपने मॉडल को बिल्कुल तैयार कर लिया है और प्रेडिक्शन के लिए भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर अब हमें एक डेमो देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो, इसको कमेंट करता हूँ। अब इसके अंदर एक डेमो देखें कि हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि जो डेटा उसने ट्रेन किया था, अगर उन ट्रेन डेटा के ऊपर अगर अच्छे से काम कर रहा है, तो हमारा जो अनसीन डेटा हुआ उसके ऊपर भी अच्छे से काम करेगा। तो पहले हम इसको ऐसा डेटा सेट देते हैं जिसको लेकर इसने अपने आप को सीखा है। तो यहाँ पर मैं एक बार क्या करता हूँ, df.head, हम इस डेटा सेट के ऊपर एक प्रेडिक्शन करने वाले हैं। देखेंगे कि हमारा मॉडल कैसा प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल, यानी कि डेमो देखने वाले हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर हम 2D एरे पास कर देंगे और उसमें से वैल्यूज़ पास करेंगे। हमें याद रखना है, हमें इस रिस्क लेवल वाली वैल्यूज़ को पास नहीं करना, क्योंकि ये हमारा टारगेट है और ये हमें प्रेडिक्शन में चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे एज, एज कितनी है, 56 है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर देंगे डाइट, डाइट है यानी कि 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक्सरसाइज 3, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर स्लीप आवर है 4 आवर्स, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्टेज इसका कितना है, स्टेज 0 है, फिर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद फिर BMI लिखेंगे 19.99, सो 19.9 है, 19.9। उसके बाद कॉमा लगाएंगे अगेन और स्मोकिंग जो है 0 है, स्मोकिंग 0, फिर इसके बाद अल्कोहल है 0, उसका जो फैमिली हिस्ट्री है वो है 1, और ये रिस्क लेवल हमें नहीं लिखना है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा मॉडल जो है कैसा प्रेडिक्शन कर रहा है। ये हमारा सीन डेटा है, जो हमने मॉडल है इस डेटा सेट का जो सेट उसने अपने आप को ट्रेन किया है। तो अगर इसके ऊपर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तो उस मॉडल को अगर हम अनसीन डेटा सेट देंगे तो उसके ऊपर ही बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो पहले चेक करते हैं कि ये जिस डेटा सेट से इसने अपने आप को ट्रेन किया है उसके ऊपर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या अभी नहीं। तो हमें ये इनपुट्स दे दिए हैं और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में 0 चाहिए। अगर 0 लाकर हमें दे रहा है इसका मतलब हमारा जो मॉडल है वो काम कर रहा है। चेक करते हैं और यस, इसने जो है आउटपुट में 0 दे दिया है, यानी कि ये हमें चाहिए था और यही इसने हमें दे दिया है। तो हमारा मॉडल बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। तो यही होते हैं हमारे मशीन लर्निंग मॉडल और ये कुछ ऐसे ही काम करते हैं। इसमें जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारे डेटा सेट को क्लीन करना, मॉडल को ट्रेन करना और उसको स्प्लिट करना। ये सब तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कर देता है, लेकिन जो हम डेटा सेट हमें मिलता है रियल लाइफ में वो काफ़ी बेकार डेटा सेट मिलता है। उसके ऊपर हमें काफ़ी काम करना होता है। उस डेटा सेट को हमें पहले क्लीन करना होता है, यानी कि जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप होते हैं उनको हमें उनके ऊपर परफॉर्म करना पड़ता है। उस डेटा सेट को हम पहले एक लेवल में लाते हैं, जब क्लीन हो जाता है तब उस मॉडल को हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम के साथ कंपेयर करके उसको हम एक मॉडल बनाते हैं। तो ये हमें वैसे ही मैंने यहाँ पर बनाया। तो बैकएंड में जो मॉडल होगा हमारा ऐसे ही काम करता है। अब हम इस मॉडल को एक बढ़िया सा इंटरफेस देंगे, यानी कि जो हमारा स्टेमलेट काम करेगा, यानी कि जो हमने app.py बनाया है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्टेमलेट का। स्टेमलेट क्या है, पाइथन की लाइब्रेरीज है जो कि वेब पेज को बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके वेब पेजेस को बनाते हैं, वैसे हमारे जो ये
पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्ट्रीमलेट, वो वैसे ही काम करती है। तो जो हमने मॉडल बनाया है इसको एक बढ़िया सा यूआई देंगे, यानी कि हमें ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे वैल्यूज देना पड़े, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर वैल्यूज हमें किस फॉर्म में देना पड़ेगी, एज को सिलेक्ट करें, टाइप को सिलेक्ट करें, एक्सरसाइज को सिलेक्ट करें। ऐसे हमें एक बढ़िया सा इंटरफेस बनाना है ताकि जो हमें यूजर्स हैं वो उससे इंटरेक्ट हो पाए। तो हम इस चीज़ को भी, जो हमने ये बनाया है पूरा मतलब कि जो हमने पूरा ये मॉडल बनाया है, इस चीज़ को पूरा एक कन्वर्ट कर देंगे कि वेब पेज के अंदर, वहाँ पर चीज़ें आसानी से आप लोग को समझ में आएंगी। तो उस चीज़ को कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करेगा स्ट्रीमलेट यानी कि पाइथन की लाइब्रेरी। तो चलिए हम अब इस ऐप डॉट पे पे चलते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने मॉडल को सेव कर लेते हैं, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा पिकल लाइब्रेरी वो। इसको इंपोर्ट करते हैं और रन करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे पिकल डॉट डम और अपने मॉडल को हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो मॉडल कॉमा ओपन, तो इस फाइल का नाम लिख देंगे जो हमारे यहाँ पर फाइल का नाम है, इससे कि आप लोग देख पा रहे हैं हेल्थ रिस्क और प्रेडिक्ट का नाम की जो फाइल है मैं उसको लिख दूंगा। तो हेल्थ रिस्क प्रेडिक्ट, और यहाँ पर IPYMB की जगह पे आप लोग सिंपल सा डॉट ETL कर देना। तो अब में जो फाइल है वो आप में सेव हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के WB यानी कि राइट पैनल मुड़ के इसको सेव कर देना, और सिर्फ प्लस इंटर जैसे ही दबाएंगे वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक फाइल बनकर रेडी हो गई है। इसका नाम है हेल्थ रिस्क प्रेडिक्ट डॉट ETL, मतलब कि हमारा मॉडल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर सेव कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर इनपुटिंग टेक्निक को परफॉर्म किया था, उनको भी इसके साथ हम सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा विथ पोर्टन, और इसके अंदर लिखेंगे हम लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर डॉट ETL, तो कॉमा लगाएंगे, और इसके अंदर भी हम कर लेंगे WB इन बैंड राइट बैंड SF और पिकल डॉट डम इनकोडर्स कॉमा F, और इसको भी हम ऐसे सेव कर लेंगे। तो आपको देख पाएंगे कि यहाँ पर ये फाइल बनकर आ गई है लेबल इनकोडर डॉट PCL के नाम से। इसका मतलब हमारा जो इनकोडिंग वाला जो भी टास्क हमने परफॉर्म किया था मैंने उसको भी सेव कर लिया है। ये इसलिए सेव किया है ताकि जब हम स्टैंडर्ड पे वेब पेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें दोबारा इनकोडिंग ना करना पड़े, इसलिए हमने उसको यहाँ पे सेव कर लिया और सिंपल इसको वहाँ पे कॉल कर देंगे, और हमारी इनकोडिंग जैसे यहाँ पे हुई है सेम वैसे ही इनकोडिंग वहाँ पर भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो चलिए अब हम ऐप डॉट पी वाई पे चलते हैं और वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं क्या करना है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ और मैं आ गई हूँ ऐप डॉट पी वाई पर। तो इस ऐप डॉट पी वाई के अंदर सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को। तो उसको मैं लिखता हूँ स्ट्रीमलेट एस STream। फिर इसके बाद इम्पोर्ट करें हम पिकल को, पिकल। फिर उसके बाद इम्पोर्ट करने में हम नमपाई को, नमपाई SNP, और लास्ट में इम्पोर्ट करने में हम प्लॉटली को, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस, और इसके बाद SPX मतलब इसका शॉर्ट नेम। तो आपको बता देता हूँ ये लाइब्रेरी क्या करेंगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी जो है वेब पेज को बनाने में काम आएगी, और इसके बाद जो पिकट सॉरी जो हमने पिकल लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है वो हमारे मॉडल को सेव करने के लिए यानी कि रिकॉर्ड और सेव करने में काम आएगी। और जो हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा आएगा जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये हमने जो डेटा दिया था वो एरे के फॉर्म में आया था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। ठीक है। और ये जो प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस है, ये प्लॉटली क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम इंटरेक्टिव ग्राफ बना सकते हैं, यानी कि जो हम ग्राफ बनाते हैं उनको हम यहाँ पर अच्छे से बना सकते हैं। तो उसको आप लोग पहले ही बोर्ड इंस्टॉल कर लेना, अगर आपने इंस्टॉल नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था टर्मिनल पे जाना, यहाँ पर टर्मिनल पे जाना और यहाँ पर इंस्टॉल प्लॉटली लाइब्रेरी का जो कमांड है गूगल से निकाल कर यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो अपने प्लॉटली लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं इनको हमने आपको बता दिया, और अपने मॉडल को सबसे पहले रिलोड कर लेते हैं। जो कि यहाँ पर मॉडल को सेव किया था ये आप लोग देख सकते हैं हेल्थ रिस्क फिल्टर, इस मॉडल को लोड कर लेते हैं। तो एक मॉडल नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर इस मॉडल को सबसे पहले हम लोड कर लेंगे। तो पिकल डॉट लोड, पिकल के अंदर एक लोड मैट्रिक्स होता है जिसके जिससे से हम मॉडल को लोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर लेंगे ओपन
और जो हमने फाइल का नाम दिया था उस फाइल को यहाँ पर डाल देंगे। तो इसका फाइल का नाम था हेल्थ। मैं इस फाइल का नाम को जो है कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इट्स डॉट pkn। यहाँ पर हमने फाइल का जो नाम था उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे कॉमा लगाएंगे और इस पर लिखेंगे राइट बाइंड्री, सॉरी रीड बाइंड्री, यानी कि इस बार वो रीड करेगा फाइल को, और उसको हम ऐसे एंटर कर देंगे। तो हमारा अ, जो हेल्थ प्रोजेक्ट वाला जो मॉडल हमने बनाया था वो किस मॉडल वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो गया था, वो मॉडल जो है इस मॉडल वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब इसके साथ ही लोड कर लेंगे इनकोडर कोड, इनकोडर्स, और इसके अंदर में लोड करेंगे पिकल डॉट लोड ओपन। फिर इसके अंदर हम वही काम करेंगे, फाइल का नाम डालेंगे लेबल इनकोडर्स, लेबल इनकोडर्स और डॉट pkl, उसको भी रीड बाइंड्री, और ये जो हमारा मॉडल है वो लोड हो जाएगा। तो हमने दोनों मॉडल्स को जो है लोड कर लिया है, एक है हेल्थ रिस्क प्रिडिक्ट और एक है लेबल इनकोडर। ठीक है, अब इसके बाद हम सिंपल सा एस टी डॉट एक मैसेज देंगे, एस टी डॉट टाइटल, और इसके अंदर लिखेंगे हम हेल्थ रिस्क प्रिडिक्टर, और उसको हम चेक करते हैं कि हमारे यूपी पे कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टर्मिनल पर जाएंगे, न्यू टर्मिनल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिंपल से लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। हमारी कंडीशन में जो ऐप डॉट पी वाई लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो फाइल का नाम सेव किया था वो ऐप डॉट पी वाई के नाम से सेव किया था, इसलिए हमने यहाँ पर ऐप डॉट पी वाई लिखा है। अगर आपने किसी और नाम से सेव किया है तो आप नाम यहाँ पे डाल के इसको एक्सेस कर सकते हैं। कि मैं इसको इंटर करता हूँ और ये हमें ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ब्राउज़र पे भेज देगा। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, और फिर से करता हूँ स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो है इसका टाइटल लिखकर आ रहा है हेल्थ रिस्क प्रोडिक्टर। ये हमारा स्ट्रीमलेट का पेज है। अभी के लिए सिर्फ इसमें क्या लिखा हुआ है, हेल्थ रिस्क प्रोडिक्टर। इसकी अभी हम और डिजाइन करेंगे और एक बढ़िया सा यूआई बनाएंगे। चलिए चलते हैं वीएस कोड पे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे और उन वेरिएबल्स के अंदर डेटा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। जैसे कि हमने बनाया एक एज नाम का वेरिएबल, एज नाम के वेरिएबल के अंदर कोई पर्सन आएगा वो भी एज एंटर करेगा। जब वो एज एंटर करेगा तो उस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए हमने कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, और ये वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स बनाएंगे जो इनका नेम होगा वो सेम एज कॉलम नेम होगा, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर और आप लोग समझ पाएंगे। तो जैसे मैं बनाता हूँ एज नाम का एक वेरिएबल, और इसके अंदर मैं एस टी डॉट स्लाइडर ले लेता हूँ, और इसके बाद इसके अंदर एक मैसेज डाल दूंगा एज कॉमा, और जो हमारी मिनिमम एज कितनी है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया था सबसे पहले, आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऊपर और स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर मैंने मिनिमम और मैक्सिमम एज कहीं पे निकाला था। ये यहाँ पे आपको देख पाएंगे कि हमने डेटा सेट के अंदर से मिनिमम और मैक्सिमम एज को निकाला था। ये हमने क्यों निकाला था ये अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एज लिया है और हम चाहते हैं एज कहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारे डेटा सेट के अंदर मिनिमम एज कितनी है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर निकाला। जैसे कि इसको करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारे डेटा सेट के अंदर जो मिनिमम एज है, यानी जो सबसे कम एज है वो 18 है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, हमें 18 से स्टार्ट करना होगा। और इसी तरह हम चेक कर लेंगे यहाँ पर कि हमारी मैक्सिमम एज क्या है, कहाँ तक जाना होगा। तो हमारी जो मैक्सिमम एज है वो है 80, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 15 और 80 के बीच के पर्सन ही अवेलेबल। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम एज हो गया, यहाँ तक हमें जाना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने मान लो मॉडल बनाया है और उसके अंदर यहाँ पर आपने डाल दिया है 90, तो जो हमारा मॉडल है वो जो वैल्यू जब उसके अंदर आप एज डालेंगे
तो उसने ट्रेन तो 680 एज तक वाले पर्सन तक किया था, लेकिन उसके अंदर आपने वैल्यू डाल दिया 90, तब वो हमारा मॉडल जो है बेकार आंसर देगा, मतलब कि वो आंसर उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो मैंने ट्रेनिंग में डेटा सेट दिया था वही वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे। तो हमारी जो 18 और 80 के बीच में एज थी, इसलिए मैं मिनिमम और मैक्सिमम वहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो हमारी मिनिमम एज हो गई 18 और जो मैक्सिमम एज है वो है 80। बिल्कुल जो बाई डिफॉल्ट एज वहाँ पर शो होगी मैं उसको कर देता हूँ 22। तो मैं आपको दिखाता हूँ पेज पर चल के और मैं फ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारी एज है वो आपको दिखाई दे रही है। जो मिनिमम एज है 18 है, 18 से नीचे किसी की एज नहीं होगी और 80 से प्लस किसी की एज नहीं होगी। इसी के अंदर हमारा डेटा जो है लाई करेगा। तो यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू है आप लोग स्लाइड करके इसके अंदर आप लोग एज दे सकते हैं। जैसे आप लोग ऐसे स्लाइड करेंगे तो जो यहाँ जैसे कि आपने स्लाइड किया और 27 करोगा तो ये 27 वैल्यू है वो जाके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी कि जो हमारा एज है वो मिल गया है और एज मिलकर कहाँ चलेगी, इस एज वेरिएबल के अंदर। इसी तरह हम बाकी के सभी कॉलम्स के साथ साथ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं और उनके अंदर वैल्यूज को स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए उनके नेम से जो है पार्टिकुलर वेरिएबल्स बना दिए हैं। जैसे कि यूजर्स को अगर डाइट इनपुट करना है तो डाइट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, जो भी वैल्यू डालेगा वो डाइट में चला जाएगा। ऐसे हमने सारे जो है इनपुट से क्रिएट कर लिए हैं। अगर आप लोग देखेंगे इसमें तो इसमें कहीं कहीं पे आप लोग देख पाएंगे कि मैंने स्लाइडर को यूज़ किया है और कहीं पर यूज़ किया है सिलेक्ट बॉक्स और मैंने कहीं पर यूज़ किया है नंबर इनपुट। ऐसा मैंने इसलिए किया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया है। तो स्लाइडर के अंदर जो इनपुट होगा वो स्लाइड होकर आएगा, यानी कि जो एज है वो स्लाइड जो इनपुट देगा वो स्लाइड के हिसाब से देगा। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ऊपर। यहाँ पर सारे इनपुट्स जो है आपको दिख पाएंगे। यहाँ पर स्लाइडर में आपको स्लाइड करके इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो पुअर क्वालिटी है इसके अंदर मैंने सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ किया था। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर डाइट क्वालिटी के अंदर मैंने सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ किया है। इसके अंदर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर हमें कैटेगरीज थी। कौन सी कैटेगरीज थी इसके अंदर, हमारी पुअर थी, एवरेज थी, गुड थी। तो हमें इनमें से सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स को यूज़ किया है। जैसे कि इसके अंदर आप लोग देख पाएंगे 3 कैटेगरीज आ रही है, पुअर, एवरेज, गुड। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स को यूज़ किया। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी कैटेगरीज थी हमने वहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ किया है। जैसे कि स्ट्रेस लेवल भी आप लोग देख पाएंगे कैटेगरीज थी, लो, मीडियम, हाई। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ किया है। तो ये जो आप लोग देख पाएंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हैं, ये वैल्यूज़ हमारी कैटेगरीज है, यानी कि इन्हें हमें सिलेक्ट करना होगा। और ये स्ट्रेस लेवल हमारा मैसेज हो गया है। जैसे कि आपको दिखा देते हैं यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रेस लेवल है ये हमारा मैसेज हो गया जो हमने वहाँ पर डाला था। और उस पे जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर जो आपको देख पाएंगे ड्रॉप डाउन मेनू की की तरह दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक इनपुट लिया था, चेक बॉक्स हो गया, स्लाइडर हो गया, और हमने इनपुट लिया है नंबर इनपुट। नंबर इनपुट के अंदर क्या होगा, मैंने बीएमआई के ऊपर लिया है। तो इस नंबर इनपुट के अंदर क्या होगा कि आप नंबर को इनपुट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ से अपने हिसाब अपनी मर्जी से कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं कीबोर्ड पर टाइप कर रहा हूँ, तो अपनी मर्जी से नंबर इनपुट कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर नंबर इनपुट्स बीएमआई के अंदर नंबर इनपुट्स को लिया है।
तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इसको कई बार वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग ये देख लेना, यहाँ तक ये सारे वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं और उसके हिसाब से कितना डेटा चला जाएगा। और जो भी मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं एक सीक्वेंस में क्रिएट किए हैं, जैसे कि हमने कॉलम में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पहले एज है, फिर डाइट है, फिर एक्सरसाइज केयर है, फिर स्लीप आवर्स है। तो ऐसे ही आप लोग सीक्वेंस में ही वेरिएबल्स को क्रिएट करना, अदरवाइज आपका जो प्रिडिक्शन आएगा वो रॉन्ग आएगा। कि हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हुआ है वो सीक्वेंस वाइज डेटा के हिसाब से ट्रेन हुआ। पहले उसने एज लिया, फिर डाइट लिया, फिर उसने एक्सरसाइज टेस्ट, ऐसे हमारा मॉडल जो ट्रेन हुआ है और उसी हिसाब से हमें वैल्यूज भी डालनी होंगी। तो इसमें कोई भी आप लोग गलत वैल्यूज मत डालना। और जो भी स्पेलिंग आप लोग देख रहे हैं वो स्पेलिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपको एरर आएगा, फिर जो मॉडल होगा वो रॉन्ग प्रेडिक्शन करके देगा। तो यहाँ तक हमने जो है सारा काम कर लिया है। अब हम चलते हैं एक बटन बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक बटन बनाते हैं और उसके उस बटन पर एक कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। तो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एच टी डॉट बटन, ये एच टी हमारा स्टेमलेट हो गया और डॉट मेथड यूज करके हम बटन बना सकते हैं। यानी कि स्टेमलेट में बटन अगर बनाना है तो एच टी डॉट बटन लिखनी, तो एक बटन बन जाएगी और उस बटन का नाम आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं। उस बटन का नाम मैं देता हूँ प्रेडिक्ट रेस। ये मैंने एक बटन जो है क्रिएट कर लिया है। आप लोग ऐसे बटन बना सकते हैं स्टेमलेट के अंदर। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट डेटा नाम से वेरिएबल बनाएंगे, इनपुट डेटा। इसके नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसके अंदर हम एक एरे बनाएंगे। अब ये एरे यानी एरे एरे यहाँ से आ रहा है, जो नंबर हमने किया था इनपुट किया था उसकी हेल्प से एरे आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर इनपुट डेटा बनाया और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा था, जैसे कि आपने देख पाएंगे यहाँ पर हमने डेटा को इंसर्ट किया था एरेस के फॉर्म में, यहाँ पर आप देख पाएंगे मॉडल ऑफ प्रेडिक्ट में। तो हमें ऐसे ही डेटा यहाँ पर भी कलेक्ट करना होगा, यानी कि इस इनपुट डेटा के अंदर वो सारा डेटा कलेक्ट करना होगा जो यूजर्स डालेगा। तो उसके लिए यहाँ पर उन सभी वेरिएबल्स को, जैसे कि एज है, डाइट है, एक्सरसाइज है, इन सभी वेरिएबल्स हम पास करेंगे। जब इनके ऊपर जब यूजर वैल्यू डालेगा तो वही वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। जो वैल्यूज आएंगी वो उसकी इस फॉर्म के अंदर बनकर आएंगी। जब इस फॉर्म के अंदर आएंगे बनकर, तो जो हमारा मॉडल है वो उनको प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, एज वेरिएबल को उठा लूँगा। यहाँ पर जो एज वेरिएबल था ये वाला मैंने इसको उठा लिया है। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और उसके साथ ही मैं दूसरा जो वेरिएबल है वो उठाऊंगा डाइट। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने लेबल इंपोर्टर को इम्पोर्ट रीलोड किया था। आप लोग जानते हैं यहाँ पर मैंने कहाँ गया, ये मैंने लेबल इंपोर्टर को लोड किया था। अगर यहाँ पर आप डाइट डाइट सेलेक्ट कर देंगे, सॉरी ये जो डाइट कॉलम है, अगर आप जो डाइट वेरिएबल है अगर आप डाइट यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जब यूजर जो है यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर जब डाइट पर पिक करेगा और जो वैल्यू पिक करेगा, जैसे तो उसने डाइट पर पिक किया, हाँ तो जैसे उसने डाइट पर ऐसे पिक किया और उसमें पिछले पर वैल्यू जैसे कि उसमें मान लो पिक करिए एवरेज, तो यहाँ पर जो एवरेज गया वो डाइट के अंदर चला गया। यानी कि जो वेरिएबल है ये वेरिएबल डाइट वेरिएबल, इसके अंदर सिर्फ एवरेज वैल्यू है, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू आ गई है ना फिर न्यूमेरिक में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू पे सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू पे मशीन लर्निंग मॉडल वर्क नहीं करता है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इम्पोर्टर्स जो कि मैंने ऊपर इम्पोर्ट किया था उसकी हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जो वैल्यू जो यूज़र डालेगा, यूज़र मान लो डाला पुअर या फिर डाइट या फिर एवरेज डाला, उसको कन्वर्ट करेगा नंबर में। तो इसके क्या करेंगे, इनकोडर्स उसके सिलेक्ट करेंगे डाइट कॉलम पे। डाइट वेरिएबल को मैंने सिलेक्ट किया और इसके बाद डॉट ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यानी इसको चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको हम किसमें, डाइट डाइट कॉलम में उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये मेरा डाइट था, ठीक है। और उसका जो देखिए जीरो इंडेक्स है, 1 मिनट यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं और यहाँ पर इसका जीरो इंडेक्स पास कर देते हैं। यहाँ पे जो भी कन्वर्ट होगा, जो कन्वर्ट होने के बाद जो जीरो इंडेक्स होगा वो इस जाके इस डाइट के अंदर आ जाएगा और ये हमारी जो डाइट वेरिएबल है इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब इसके साथ यहाँ पर एक कॉमा लगाते हैं और इसी तरह मैं दूसरा जो कॉलम है उसको सॉरी जो दूसरा वेरिएबल इसको लिख लेता हूँ। तो दूसरा हमारा है यहाँ पर एक्सरसाइज, हमें लगता है थोड़ा कुछ गलत हो गया है। एज में एक बार नेक्स्ट लेता हूँ, थोड़ा काउंट सही नहीं, एज है फिर डाइट है फिर एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखते हैं एज डाइट एक्सरसाइज, हाँ ठीक है। अब इस टाइम के बाद यहाँ पर हम एक्सरसाइज वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। अब हमें एक्सरसाइज के अंदर ये इंकोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी वैल्यूज थी वो ऑलरेडी न्यूमेरिक नहीं थी। जैसे कि आप डेटा सेट में देखेंगे तो एक्सरसाइज में जो वैल्यूज थी वो ऑलरेडी न्यूमेरिक नहीं थी। और अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड है, जो यूजर वैल्यू डालेगा तो एक्सरसाइज के अंदर
तो जो वैल्यू डालेगा वो न्यूमेरिक नहीं जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो इसको हमें इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। और इसके बाद दूसरा जो कॉलम है यानी कि वेरिएबल है स्लीप, तो स्लीप के अंदर भी हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी यहाँ से छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर आएगा हमारा स्लीप के बाद क्या है कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस के अंदर हमें आपको दे सकते हैं कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, लो मीडियम हाई, तो हमें इसको इनपुट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए फिर वही करेंगे इनपुटर्स, और इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे अपने ये जो स्लीप वेरिएबल इसको, और इस स्लीप में क्या था स्ट्रेस वेरिएबल, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लाएंगे डॉट, उसको काम करेंगे, और इसके अंदर स्ट्रेस, और यहाँ पर जीरो इंडेक्स, तो कॉमन लाइन फिर से। अब हमने तो एज हो गई, इनको एज हो गई, डाइट हो गई, एक्सरसाइज, स्लीप, उनकी चार चार कॉलम्स हो गए हमारे। इसके बाद हम देखते हैं बीएमआई और स्मोकिंग। बीएमआई में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो बीएमआई को ऐसे सिंपल लिख देंगे। फिर इसके बाद इनकोडर्स, इस बार हम सिलेक्ट करेंगे स्मोकिंग कॉलम को। स्मोकिंग कॉलम के अंदर हमारे जो है कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल में। स्मोकिंग डॉट ट्रांसफॉर्म, मैं एक काम करता हूँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसे कॉपी करते हैं और हमारे से पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर स्मोकिंग वो यहाँ पर एक डॉट जो है मैं कम कर देता हूँ, और यहाँ पर ऐसे कॉमा लगाते हैं और नीचे आ जाता है, तो स्मोकिंग हो गया। फिर इसके बाद कौन से कॉलम बचे हुए हैं हमारे पास, एल्कोहल और फैमिली हिस्ट्री। एल्कोहल भी कैटेगरिकल है और फैमिली हिस्ट्री भी कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, तो इसको भी फटाफट इसको मैं पूरा कॉपी ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इस बार सेलेक्ट करेंगे कौन सा कॉलम था, एल्कोहल। एल्कोहल कम करना है, एल्कोहल। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉलम बचा है वो है फैमिली हिस्ट्री, इसको भी ऐसे करेंगे कॉपी पेस्ट, फैमिली, उसके बाद हिस्ट्री फैमिली, फिर इसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री, और इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे फैमिली हिस्ट्री से पे। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने किया ये है कि जितना भी यूजर्स इनपुट देगा, यानी कोई जो यूजर आया जो जो आप लोग इनपुट देंगे, वो सारा इनपुट एज अ एरे यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होकर इस वेरिएबल के अंदर जो इनपुट डेटा है इसके अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद हम और आगे कोड लिखते हैं। फिर यहाँ पर एक अलग सा वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्शन। जिस आप लोग ध्यान रखें सभी कुछ इस जो कॉलम लगा इसके अंदर होना चाहिए, इस ये जो लाइन है इसके अंदर ही होना चाहिए, वरना एरर आ सकती है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नाम पर वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं मॉडल डॉट अपने मॉडल पे कॉल कर लेता हूँ, मॉडल डॉट प्रोडक्ट, और इसके अंदर हम पास करता हूँ इनपुट डेटा। तो मैंने एक प्रोडक्शन नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने मॉडल डॉट प्रोडक्ट जैसे कि हमने यहाँ पर किया था वैसे सेम स्टेप यहाँ पर भी मैंने कर दिया है। और जो प्रिंट करेगा इसको प्रिंट करेगा वो प्रिंट करेगा इनपुट डेटा। इनपुट डेटा के अंदर क्या है, हमारी जो वैल्यूज हैं जो कि हमने इंसर्ट करी है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे इसका नाम होगा प्रॉप्स। ये बेसिकली हमारे ग्राफ के लिए आएगा। इसको मैं आपको वापस समझाऊंगा जब मैं ग्राफ बनाएंगे तब समझ में आएगा आपको। लेकिन इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ प्रॉप्स इक्वल टू मॉडल डॉट प्रोडक्ट, वही सेम डेटा में यहाँ पे लिख देना आएगा। तो मैं एक प्रोडक्शन नाम का वेरिएबल बना जिसके अंदर हमारे मॉडल का जो प्रोडक्शन होगा वो चला जाएगा, और बैक मैंने प्रॉप्स नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्शन का डेटा है वो भी इसके अंदर सेम डेटा ही चला जाएगा। लेकिन इस प्रॉप्स को हम यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, और इसके यूज़ करेंगे हम प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमें एक और वेरिएबल बना होगा जिसका नाम होगा रिस्क लेवल। रिस्क लेवल वेरिएबल क्या करेगा, जो कि हमने यहाँ पर रिस्क लेवल जो सॉरी ये कहाँ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रिस्क लेवल वाला जो कॉलम था इसको भी मैंने इनपुट किया था, लेकिन जब ये प्रिंट करके हमारा जो हमारा मॉडल
प्रेडिक्शन देगा, वो ओवर प्रेडिक्शन करके देगा, तो वहाँ पर भी रॉन्ग इनपुट आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी जैसे हमने यहाँ पर ये सब इनपुट किया है, इसी तरह हम इसको भी इनकोड कर लेंगे, रिस्क लेवल वाले कॉलम को भी इनकोड कर लेंगे। तो इसको इनकोड करने के बाद हम कहाँ डाल देंगे, रिस्क लेवल के एक वेरिएबल के अंदर। तो इसलिए क्या करेंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे इनकोडर्स, और इसके अंदर जो हमारा रिस्क लेवल था, इस लेवल डॉट इनवर्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, एक पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट रिडक्शन, रिडक्शन का 0 इंडेक्स पास कर देंगे। फिर इसके बाद और यहाँ पर बाहर आकर एक और हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर जेएफ इंडेक्स को पास कर देंगे। तो इतना करने से क्या होगा, जो हमारा रिस्क लेवल वाला कॉलम था वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और उसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी हाई, मीडियम और लो में आएगा। सर इसके बाद मेरे पास थोड़ा स्टेप और बचे हैं, वो हमारा कोड खत्म होने वाला है। इसके बाद सिंपल से st.success और यहाँ पर रिस्क लेवल, तो हम यहाँ पर रिस्क लेवल को मतलब एक सक्सेस मैसेज के अंदर हमारा रिस्क लेवल आ जाएगा। रिस्क लेवल के अंदर क्या आएगा, रिस्क लेवल के हमारा जो मॉडल प्रिंट करेगा, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इस रिस्क लेवल वेरिएबल के अंदर। फिर वो रिस्क लेवल वेरिएबल जाएगा इस st.success के अंदर, यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार एग्जाम करने के बाद मैं आपको पेज पर ले चलता हूँ, ऊपर रेफरेंस करके आपको साथ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे इनपुट्स क्रिएट हो गए हैं, और यहाँ पर एक आपके पानी बटन क्रिएट हो गई प्रेडिक्ट रिस्क, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि मीडियम आपका जो जिस हिसाब से हमने डेटा सी हमने इंसर्ट किया होगा, उस हिसाब से आपको रिस्क को प्रेडिक्ट करके देगा। तो इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, एक चार्ट भी ऐड कर देंगे। तो चलिए एक चार्ट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, बार चार्ट फॉर लाइफ स्टाइल पैटर्न्स, बार चार्ट फॉर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, इसको हम कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक बार चार्ट क्रिएट करेंगे। बच्चे हमें जो भी इनपुट्स डाले हैं वो हमें एक बढ़िया सा यूआई दें, और समझ में आए कि हमने क्या क्या डाला उसके अंदर। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कोड, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं फैक्टर्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, फैक्टर्स, और उसके अंदर डिसम्बली में हम वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, डाइट, डाइट के अंदर हम क्या करेंगे, इनकोडर्स, और जो हमारा यही कॉलम है इसको पेस्ट कर देंगे इनपुट डाइट वाला का, जी हम यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर टाइप लगा के यहाँ पर एज पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करें, हम एक फैक्टर वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम कीज और वैल्यू के फॉर्म में डेटा एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं। इससे क्या होगा यह भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद सर्च, और इसके अंदर भी हमारा एक्सरसाइज वाला वेरिएबल डाल देंगे, तो कॉमा, और इसके बाद हमारा आएगा स्लीप ऑल, फिर स्लीप वाले वेरिएबल को इंसर्ट कर देंगे। उसमें ऊपर यहाँ पर आप पूछ सकते हैं जो वेरिएबल्स क्रिएट किए थे इन्हीं को यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉमा, फिर बाद एस्ट्रेस, और इसके अंदर हम स्ट्रेस वाले वेरिएबल को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रेस वेरिएबल, मैं इसके से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद लास्ट है वो है BMI, इसके अंदर BMI वाले कॉलम को सॉरी वेरिएबल्स को डाल देते हैं। तो हमने एक फैक्टर्स नाम का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने सारे इनपुट्स जो है क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस में नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं बार, और एक फिगर, यानी कि जो हमारा बार का फिगर होगा वो एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, और उसके अंदर मैंने पी एक्स क्या है मैंने आप लोग को बताया था, ये लाइब्रेरी है प्लॉटली की, उसका शॉर्ट फॉर्म है पी एक्स की हेल्प से हम जो है ग्राफ बना सकते हैं। PX डॉट बार, कौन सा ग्राफ बनाने लगे, बार चार्ट। तो इसके अंदर हम ऐसे इंटर मारेंगे, और एक्स के अंदर हम डाल देंगे क्या, लिस्ट अंडर फैक्टर्स डॉट कीज हमारी क्या है, ये डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, वही हमारे कीज होंगे। और वाई के अंदर डाल देंगे क्या, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, और वाई के अंदर हम डाल देंगे वाई इक्वल टू लिस्ट
वैल्यूज डालते हैं, मतलब फैक्टर्स डॉट वैल्यूज। तो जो हमें वैल्यूज होंगी वो इसके अंदर आएंगी, वैल्यूज यानी कि जो भी हमारा डेटा हो जो हम देंगे, ठीक है। और इसके बाद से पामा लाएंगे और यहाँ पे लेबल्स, लेबल्स के अंदर हम डाल देंगे ऑल इन फैक्टर्स, कॉमा फिर वाई जो हमारा लेवल होगा वाई ऑल इन वैल्यू हम लगाएंगे। और टाइटल लिखेंगे कि हमारा टाइटल क्या होने वाला है, योर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। और यहाँ पर लास्ट में क्या कर देंगे, एस टी डॉट प्लॉटली चार्ट। और इसके अंदर पास कर देंगे ये जो मैंने ये जो बार फीड बनाया है इसको पास करेंगे बार फीड। तो यहाँ तक जो है मेरा सारा बोर्ड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक जो मैंने पार्ट बनाया है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया फैक्टर से लेकर और यहाँ तक, तो जो मैंने इतना पार्ट बनाया है ना कि बार चार्ट फॉर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के जो मैंने कोड लिखा है, अगर आपको ये कोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग इस कोड को स्किप कर सकते हैं, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया है ताकि थोड़ा सा हमारा जो डिज़ाइन है अच्छा लगे। मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर चलते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं पेज को और आपको दिखाता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं जब मैंने बार चार्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो जैसे मैं क्रिएट इस बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक दिस अभी है नॉट यहाँ पर एक थोड़ा एरर आ रहा है, मैं एरर को सॉल्व कर लेता हूँ। वो एरर ये है कि यहाँ पर हमने की वर्ड कैसे नहीं लगाया है, कीज होते हैं यहाँ पर, वो एरर चला जाएगा। मैं चलता हूँ और एक बार रिफ्रेश करते हैं और फिर से मैं एडिट इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आंसर तो आ गया है मीडियम, और उसके साथ ही इसने कुछ हमें एक चार्ट रिटर्न किया है। इसके अंदर लिख कर आ रहा है योर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, मतलब आपकी क्या चीजें हैं जो फैक्टर कर रही हैं। जिसके बीएमआई आपका है 22 है और इसके साथ में कितना है 1, यानी कि हाई है। और स्लीप आवर्स, एक्सरसाइज और डाइट, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है। अगर आप लोग के समझ में नहीं आ रहा क्या है तो आप लोग प्लीज इस पार्ट को स्किप कर देना। मैं अगला जब वीडियो को भी बनाऊंगा तो इस पर आप लोग मैं अच्छे से समझाऊंगा ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको पढ़ा रहने दीजिए। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है हेल्थ रिस्क प्रिडिक्टर। अगर इसके अंदर कुछ स्टोरेज को चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी एज है 24 और जो हमारा डाइट क्वालिटी है, डाइट क्वालिटी मान लेते हैं हमारी गुड है। और एक्सरसाइज हम दिन में करते हैं 3 बार, सॉरी 4 बार करते हैं 7 दिन में, यानी हफ्ते में 4 बार एक्सरसाइज करते हैं। और जो हमारा स्लीपिंग हावर है वो हम 12 घंटे में 7 घंटे सोते हैं। फिर इसके बाद जो स्ट्रेस लेवल है हमारा वो बिल्कुल भी मीडियम है। और जो बीएमआई है हमारी वो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 16। और जो स्मोकिंग है वो है नो। और जो एल्कोहल कंजप्शन है वो बिल्कुल लो है। और जो हमारा मतलब हमारी फैमिली के अंदर किसी किसी को और बीमारी है या नहीं, तो हमारे फैमिली के अंदर ऐसा कोई मेंबर नहीं जिसको कोई बीमारी हो, उसको मैं नो कर देता हूँ। अब इसके बाद इस क्रेडिट रिस्क बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको देख पाएंगे कि लो लिखा है। इसका मतलब हमारा जो रिस्क है, मतलब हमारे जो बीमार होने का रिस्क है वो बहुत कम है, उसके चांस बहुत कम है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा ही ऐसा कुछ डाला है। टेम्पर्ड जो है हमारी एज 24 है और हम डाइट क्वालिटी लेते हैं अच्छी, और स्लीप आवर्स भी हमारा बढ़िया है, एक्सरसाइज भी हफ्ते में 4 दिन करते हैं। इस हिसाब से जो इसको डेटा मिला है उस हिसाब से इसमें मालूम ने प्रेडिक्ट किया है कि आपकी जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी कम है, इसके चांस काफ़ी कम है आपके बीमार होने के। अगर यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मान लेते हैं एज हमारी ओवर 58 और जो डाइट क्वालिटी है वो हम बोलते हैं पुअर। और एक्सरसाइज दिन में हम करते ही नहीं है, एक बार सिर्फ करते हैं, मतलब उस हफ्ते में 1 बार करते हैं। और स्लीप आवर सोते बहुत कम है, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो भी हाई है। और जो बीएमआई है, बीएमआई को मैं भी हाई कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ चलिए। और जो स्मोकिंग है वो हम यस मतलब स्मोक भी करते हैं और अल्कोहल भी लेते हैं, जो हाई भी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं हाई मात्रा में। और जो फैमिली के अंदर जो डिसीज़ हैं वो भी हैं, तो इस हिसाब से अगर ये प्रोडक्शन आप करेंगे तो ये आपको हाई देगा, तब वो देर मांगे। और उसके बाद कंज्यूमेबल्स भाई 1 मिनट, यहाँ पर मेरी स्पेलिंग में पता मिस्टेक हो गई, मैं स्पेलिंग एक बार सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो एक मिस्टेक और एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एरर आ रहा है। तो उसको सही करने के लिए हम चलते हैं वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पर जो आप लोग देख पाएंगे जो हमने हाई की स्पेलिंग है
वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो कैपिटल टेस्ट करना था। और इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और ध्यान दिया था, यहाँ पर 2 लिखा था पहले, आप लोग इसको 2 से 3 कर लें, वरना फिर एरर आपको देगा कि स्लीप आवर्स मिनिमम जो है 3 है। मैंने पर यहाँ पे इस IPYNG फाइल के अंदर निकाला था। इतना करने के बाद फिर से चलते हैं क्रोम पर और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को। सॉरी रिस्क पर क्लिक करता हूँ और आप लोग देख पाएंगे इस पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हम डेटा में मिस करते हैं, हाई इसको करते हैं, एज ज़्यादा कर देते हैं, क्वालिटी पुअर, और उसके बाद साइज दिन में कर देते हैं 1, स्लीप आवर्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं, स्ट्रेस लेवल को हाई कर देते हैं, BMI बढ़ा देते हैं, स्मोकिंग को भी कर देते हैं यस, अल्कोहल कंजप्शन हाई, और जो फैमिली में डिसीज़ हैं IS कर देते हैं और इसके बाद इस एडिट रिस्क बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने इतनी सारी वैल्यूज़ डाली उस हिसाब से इसने इनपुट दिया है, यानी कि जो आउटपुट दिया है वो हाई दिया है। यानी कि आप लोग भी अगर रियल लाइफ में देखेंगे, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपकी क्वालिटी भी ख़राब है, जो बेड क्वालिटी ख़राब है, एक्सरसाइज भी आप नहीं करते हैं हफ्ते में 1 दिन, और आप सोते भी बहुत कम है और आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई है, BMI भी ज़्यादा है, स्मोकिंग और अल्कोहल सब कुछ आप अगर करते हैं, तो आपका जो बीमार होने के चांस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो वही हमारा मॉडल जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको बीमार होने के चांस ज़्यादा है, यानी कि हाई है। इस हिसाब से आप अपना जो है स्ट्रेस लेवल और एज वगैरह सब डाल के आप अपना जो है एक अपने आप को एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है रिस्क लेवल क्या है बीमारी का, यानी कि आपकी जो बीमारी होने के चांस कितने हैं, कितने कम हैं, कितने नहीं है, वो आप इसके अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने एक जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल का जो है यानी कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाया है। इसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट डेटा दोनों देते हैं, यानी कि इसके अंदर हमें इनपुट भी दिया है और आउटपुट भी दिया है, और उसमें उसी इनपुट आउटपुट के हिसाब से इसने हमें प्रेडिक्शन करके दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। इस बार जो प्रोजेक्ट आएगा वो थोड़ा सा अच्छा आएगा और थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।